नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे उसी चीज़ के बारे में जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय जो बन चुकी है और एक तरह से पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट है उनके बीच में हड़कंप मच गया है। जी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट किया गया है, बांग्लादेश में जिस तरह से भीड़ तंत्र ने वहाँ पर चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करके वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है। ये पूरी दुनिया में एक तरह से शॉक की तरह देखा गया है कि कैसे एक डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट को भी भीड़ तंत्र अपनी सत्ता से बेदखल कर सकता है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात सुन रहे होंगे, बहुत सारे टीवी चैनल से कह रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर चीन का हाथ है। बट यहाँ पर चीन और पाकिस्तान से भी बड़ी एक सुपर पावर का हाथ है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान में उतनी ताकत नहीं है कि वो बांग्लादेश में जो शेख हसीना है और जो भारत का जो जिस तरह से वहाँ पर दखल था, उन दोनों के होने के बावजूद वहाँ पर सत्ता को परिवर्तित कर दे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये दोनों कंट्रीज़ बहुत पहले बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उनकी सरकार को हटा चुके होते। बट यहाँ पर इस बार शेख हसीना का जो 36 का आंकड़ा हुआ था वो अमेरिका के साथ हुआ था, और अमेरिका की जो CIA है उसका इन पूरे इंसिडेंट में बहुत बड़ा रोल ज़रूर होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ चाइना ने की है। बट यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ है वो बहुत हद तक शेख हसीना को दो चीज़ों की यहाँ सज़ा मिली है। पहला, यहाँ पर शेख हसीना का जिस तरह से भारत के साथ यहाँ पर सपोर्ट था और भारत भी जिस तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट करता था वो बहुत हद तक अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका बांग्लादेश से एक आइलैंड की डिमांड कर रहा था। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को, इन आरोपों को खारिज ज़रूर किया है, बट बांग्लादेश में शेख हसीना ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया था कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, उसके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता था, वहाँ पर अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता था। इसीलिए अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में इस तरह का एक विरोध जो है वो उत्पन्न हो गया था और एक दोनों देशों के बीच में एक कड़वाहट आ गई थी। इसके बाद जब भारत ने G20 की मीटिंग में बांग्लादेश को इनवाइट किया, क्योंकि बांग्लादेश G20 का पार्ट नहीं है, बट भारत ने G20 में बांग्लादेश को स्पेशल इन्विटेशन दे करके उस बैठक में बुलाया, ये भी अमेरिका को पसंद नहीं आया। कुछ हद तक अमेरिका भारत से भी बदला लेना चाह रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह से अपने खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है, अगर रशियन ऑयल की बात की जाए या फिर जहां रशिया को सपोर्ट करने की बात की जाए, तो इन सभी वजहों से अमेरिका भारत से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। और भारत को तो अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, बट उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जिस तरह की एनार्की क्रिएट की, जिस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो आज के दिन में हुआ है, ये बहुत हद तक अमेरिका की वजह से ही हुआ है। अब इस सब में, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, हम बात करेंगे इस सब में जब बांग्लादेश से शेख हसीना भारत पहुंची तो उस समय हमारे रफाल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देखिए, रफाल एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मल्टी रोल में रफाल एक बहुत ज़्यादा रिलायबल एक एयर डोमिनेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट भी है। तो यहाँ पर जितना भी एयर स्पेस था उसको रफाल के भरोसे छोड़ दिया गया। और जिस तरह से शेख हसीना बांग्लादेश से भारत पहुँची, वो भी एक बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान के अंदर, तो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा यहाँ पर रफाल को दिया गया। और रफाल ने यहाँ पर एक एयर डोमिनेंस क्रिएट करके एयर स्पेस में पूरी तरह इस मिशन को कंप्लीट किया। शेख हसीना बिल्कुल सेफली बांग्लादेश से भारत में जो है पहुंच चुकी हैं, और अब भारत में हिंडन एयरबेस पर वो पिछले 48 घंटे से वहीं पर है, और अब माना जा रहा है कि आने वाले कुछ एक घंटे और वो वहाँ पर रह सकती हैं। तो इन सब इंसिडेंट में रफाल ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आज हम अपने सेशन में रफाल के इस एयर डोमिनेंस के ही बारे में ही बात करेंगे, क्यों अब रफाल जो है भारत के लिए एक फ्रंट रनर एसेट हो गया है कि कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ आती है हमारे सामने जो कि एक सरप्राइज या एक थ्रेट की तरह आती है, तो सबसे पहले हम रफाल को वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि इससे पहले हमारा ये जो रोल था वो कुछ हद तक सुखोई का या उससे पहले MiG-21 का था, क्योंकि MiG-21 का जो स्क्रैम्बल टाइम है वो बहुत कम है। बट आज के दिन पे ये रोल पूरी तरह रफाल ने निभाना शुरू कर दिया है। अब वैसे तो रफाल एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और वो कई तरह के मिशंस को कैरिड आउट कर सकता है, जैसे कि एयर सर्विलेंस मिशंस हो गए। तो कहीं पर अगर हमें सर्विलेंस करनी है या रैकी करनी है तो वहाँ पर हम इस एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड अटैक मिशंस हो गए,
जहाँ पर हमारी जो फोर्स के मूवमेंट के अगर आगे कोई एनिमी टैंक्स हैं या फिर एनिमी हर्डल्स हैं तो हम उनको क्लियर आउट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राडिक्शन मिशंस हो गए, जहाँ पर हम डीप इन दी एनिमी टेरिटरी अगर हमें स्ट्राइक करनी है तो वहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एम्यूनिशन डिपोज को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो एनिमी एयरफील्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस एयरक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सी स्ट्राइक्स हो गई, वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट यूज़ किया जा सकता है, और न्यूक्लियर डेटरेंस भी ये एयरक्राफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर जो है डिलीवरी सिस्टम है जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। बट इन सब में ये एयर डोमिनेंस या फिर एयर सुपीरियरिटी जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह प्ले करता है। तो किसी भी एरिया में अगर फुल एयर कंट्रोल लेना हो उस एयर स्पेस का, तो ये एयरक्राफ्ट एक सूटेबल एयरक्राफ्ट है, और इसने ये कई बार करके भी दिखाया है, चाहे वो सीरिया की वॉर हो या फिर अफगानिस्तान की वॉर हो, और रिसेंट टाइम में बहुत बार भारतीय वायुसेना ने भी इसको यूज़ किया है। तो इससे पता चलता है कि जो इसका एयर डोमिनेंस रोल है वो बाकी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में, इवन भारत में क्या बल्कि चाइना का जो J-20 है उसके सामने भी ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इसके साथ इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको इस तरह के रोल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सूटेबल बनाता है, जिसमें सबसे ज़रूरी जो इसके अंदर चीज़ है वो है इसका BVR रेंज। सो BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, यानी कि अपने दुश्मन को देखे बिना ही बहुत दूरी से ही उसका खात्मा कर देने की कैपेबिलिटी। और अगर रफाल की BVR कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो रफाल की BVR रेटिंग है 90%। वहीं अगर F-15EX जो कि F-15 का अभी लेटेस्ट वेरिएंट है उसकी अगर BVR के रेटिंग की बात की जाए तो वो 88 है। तो आजकल के ज़माने में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की अगर BVR रेटिंग की बात की जाए तो रफाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ BVR रेटिंग। ये लगभग 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की जो BVR रेटिंग है उसको यहाँ पर मैच करता है। रफाल के यहाँ पर आर्मामेंट्स में 3 ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि उसकी BVR कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करती हैं, जिसमें पहली माइका मिसाइल है, इसके अलावा मीटियोर मिसाइल है, और अभी हमने जो अपने इंडिजिनियस लेवल पर यहाँ पर मिसाइल बनाई है जो कि अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 है, जो कि तीनों ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी जो रेंज है वो थोड़ी डिफर करती है। तो इन सभी को के साथ जो रफाल की BVR कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मीटियोर मिसाइल जो इसकी एट प्रेजेंट इसके ऑनबोर्ड है वो सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है, और इसी की वजह से ये एयर डोमिनेंस क्रिएट करने में इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा अगर क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए जो कि रफाल को एक एयर डोमिनेंस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, तो यहाँ पर स्कैल्प नाम की मिसाइल है जो कि रफाल के साथ आती है, और एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। हालांकि हमारे पास इंडिजिनियस लेवल पर हमने ब्रह्मोस को ऑलरेडी बना लिया है, बट जो स्कैल्प नाम की ये मिसाइल है ये रफाल को एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऑल वेदर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जहां पर किसी भी एनिमी के जो ग्राउंड टारगेट्स हैं या फिर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में ये मिसाइल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इन मिसाइल्स की वजह से रफाल एक ऐसा एयर कंट्रोल यहाँ पर स्टैब्लिश कर पाता है जो कि किसी भी अदर एयरक्राफ्ट के लिए कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर बात की जाए रफाल की कॉम्बैट रेडीनेस की, तो रफाल की फ्लीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर 75% तक कॉम्बैट रेडी रहती है। वहीं पर अगर सुखोई की बात की जाए तो सुखोई की फ्लीट 55% तक ही कॉम्बैट रेडी रहती है। तो रफाल एक कॉम्बैट रेडीनेस के मामले में बहुत ज़्यादा रिलायबल एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा रफाल का जो स्क्रैम्बल टाइम है वो भी बाकी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यहाँ पर मिनिमम ग्राउंड सपोर्ट जो है इस एयरक्राफ्ट को चाहिए, और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर कम करती हैं, और इसको जो ह्यूमन सपोर्ट चाहिए होता है ग्राउंड सपोर्ट वो भी यहाँ पर बहुत कम है अदर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में। तो जैसे कि इसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर एक सिस्टम है जिसकी वजह से लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाने की जो नीड होती है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। इन सब के अलावा इसके अंदर बिल्ट इन एन ऑक्सिलरी पावर यूनिट को भी लगाया गया है जो कि एयरक्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करने में मदद करती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो कि ग्राउंड सपोर्ट का जो रोल है उसको मिनिमाइज करते हैं, और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी स्क्रैम्बल किया जा सकता है। और जब भी इसको कॉम्बैट में भेजने की जो बारी आती है उसमें हमेशा ये कॉम्बैट रेडी रहता है एज कंपेयर टू अदर एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट इसी वजह से जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 45 मिनट पहले ही
भारत सरकार को भी पता चला था कि यहाँ पर जो इस तरह से एक मिशन आने वाला है और इस तरह से एक फॉरेन के जो मिनिस्टर हैं वो भारतीय एयर सीमा के अंदर यहाँ पर आएंगे और उनको एक सपोर्ट देना है। तो इस इंसिडेंट के अंदर एयरक्राफ्ट को बहुत जल्दी यहाँ पर रेडी किया गया और उसने बखूबी इस मिशन को यहाँ पर परफॉर्म किया। इसी तरह से कुछ समय पहले भी एक चीज़ हुई थी जहाँ पर कुछ यूएफओ देखने के बारे में बातचीत हुई थी इम्फाल के ऊपर। तो इम्फाल में जब ये यूएफओ देखने के बारे में वहाँ पर अफवाह उड़ी तो उस समय में ईस्टर्न जो कमांड है हमारी एयरफोर्स की, उन्होंने 2 रेफाल्स को वहाँ पर भेजा। हालांकि यहाँ पर कुछ निकला नहीं, बट रेफाल ने वहाँ पर कुछ समय के लिए उस पूरे एरिया को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि ये यूएफओ हमारे लिए तो यूएफओ था बट एयरफोर्स के लिए ये एक एरियल थ्रेट था, जो कि उस समय में कोई यूएवी हो सकता था या फिर कोई ऐसा रिकॉन्सेंस या सर्विलेंस इक्विपमेंट हो सकता था जो कि उस एरिया में उस समय मूव कर रहा था। तो रेफाल को उसके पीछे यहाँ पर भेजा गया था। तो इस तरह से रेफाल आजकल के दिन में और आज के जो कॉम्बैट सिनेरियो है उसमें एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो कि हमेशा कॉम्बैट रेडी रहता है। और जब भी हमारे पास इस तरह के सिनेरियोस क्रिएट होते हैं जहां पर हमें इमीडिएटली किसी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है तो वहां पर सबसे पहले हम रेफाल को ही सेंड करते हैं। तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक फॉर्मेडेबल और एक इम्पॉर्टेंट एसेट है जो कि हमारे एयर स्काइज को ज़्यादा सेफ एंड ज़्यादा सिक्योर बनाता है। इस एयरक्राफ्ट को आने वाले दिनों में हम न सिर्फ भारतीय वायुसेना में बल्कि भारतीय नेवी में भी इंडक्ट होते हुए देखेंगे, क्योंकि भारतीय नेवी भी इस एयरक्राफ्ट को बहुत जल्द अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।